मैं प्रोफेसर रविकांत, एक दो चीजें आपसे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी समय अनुकूल नहीं चल रहा है भाजपा का, क्योंकि अब अगर वो रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो अब उनको लगेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तुरंत बहस करा लेते तो ज्यादा अच्छा था। ये राहुल गांधी कहां से टपक गए भाई? अगर आप अब भाजपा के हिसाब से अगर रिवाइंड करके डिसीजन ले सकते हैं तो वो उनको तुरंत ही उसी दिन आके करा लेना चाहिए था। राहुल गांधी आते तो ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद उन्होंने सस्पेंशन का जितना अच्छा उपयोग उन्होंने किया, मुझे याद आ गई पहले, जो पहले जमाने में लोग जेल जाते थे तो खूब किताब लिख देता था, कोई भाषा समझ लेता था। इमरजेंसी में कुछ लोगों ने भाषाएं सीख ली थी, कोई उर्दू सीख लिया था, कोई। इन्होंने अपने सस्पेंशन का बिल्कुल ठीक से उपयोग किया, खूब उसका लोगों से मिले जुले, अपनी बात कही। मैं एक चीज इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये जो बात इशू है जो जिसपे इनको ये सारी सजा हुई है, वो उन्होंने कहा था नीरव मोदी और ललित मोदी। इसको भी कोई पूछेगा कि भाई साहब ललित मोदी और नीरव मोदी का क्या हुआ? और राहुल गांधी, मैं आई कैन बेट ऑन इट, राहुल गांधी वापस आके अडानी का नाम फिर संसद में जरूर लेंगे। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं, अगर मेरी जितनी पॉलिटिकल समझ है, अडानी जी के बिना ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं होगा। मैं एक ओवरऑल जो आज हुआ है और इस पे कि आपको लगता है कि अडानी इशू फिर से गरमाएगा? प्रोफेसर रविकांत। थैंक यू सिंह साहब। पहली बात तो ये है कि जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था उस भाषण में भी और फिर पार्लियामेंट में, राहुल गांधी को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी इसीलिए किया गया था। ये जो सजा मिली थी वो ललित मोदी और नीरव मोदी पर सवाल खड़े करने को लेकर के, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति, अब आप सीधा राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दें, उनको ही टॉर्चर करें, तो बाकी दूसरे नेता की हिम्मत ही नहीं होगी। तो सारे विपक्ष को भयभीत करने की ये पूरी साजिश थी एक तरह की, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ ये पूरी चीजें हुई। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके मिल रहे हैं। आप थोड़ा पटना हाई कोर्ट को भी याद कीजिए कि जातीय जनगणना के सवाल पर उसने एक क्लीन चिट दे दिया कि वो होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे। तो वहां से जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स होनी है और उसके जरिए हिंदुत्व को टारगेट किया जाएगा, उसको काउंटर किया जाएगा, वो भी मुसीबत में डालेगा बीजेपी को। और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, इसने तो एक तरह से पूरी गुजराती लॉबी का डब्बा गुल कर दिया है। कि जैसे खेल खत्म कहते हैं ना, कि खेल खत्म और डब्बा गुल, वो स्थितियां हो गई हैं कि जवाब भी दें तो किस मुंह से दें। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि मैं आज ही खुद ही जाना हूं कि पूर्णेश मोदी का सरनेम मोदी है ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि सूरत कोर्ट ने किस आधार पर यह जजमेंट दिया था, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने कैसे उसको बहाल रखा। माने पूर्णेश मोदी पर कुछ भी नहीं कि उनका मोदी सरनेम है कि नहीं है, इसको लेकर के कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो सारा कुछ तो ढोल का पोल था, सब कुछ फेक चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस बात को रेखांकित कर दिया कि सब कुछ खत्म हुआ नहीं है। गुजरात में जो हो सकता है वो देश के दूसरे हिस्से में नहीं हो सकता है। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि इस देश में अब ये भारत नहीं है, ये दरअसल गुजराती उपनिवेश है। गुजरात जो चाहेगा वो होगा। अडानी पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो आपकी संसद से भी सदस्यता खत्म हो जाएगी, रातों रात, 24 घंटा नहीं हुआ था। और उसके बाद आपने ठीक कहा कि राहुल गांधी ने उसका सदुपयोग किया, लगातार सक्रियता। और जो ये सवाल उठाते थे कि देखिए राहुल गांधी तो वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं या वो टूरिज्म करते हैं, राहुल गांधी दिखते ही नहीं है, सीरियस नहीं है, विदेश चले जाते हैं। और जब विदेश गए तो फिर आपको तकलीफ हुई, तब आप कहते हैं कि भारत का नाम वो खराब कर रहे हैं। माने मोदी पर सवाल उठाना क्या देश पर सवाल उठाना है? और कब से मोदी जी देश के बराबर हो गए, बल्कि वो तो अपने आप को देश के ऊपर समझते हैं। मोदी जी ने पहले पार्टी को लगाया किनारे, वो अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए, वो तो क्या है मैं अब नहीं कह सकता। पूरे पार्टी को जिस तरह से उन्होंने किनारे लगाया, फिर आरएसएस को भी लगभग खामोश कर दिया,
उसके बाद उन्होंने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। जो मोदी चाहेंगे वही होगा, जो मोदी कहेंगे। वो तोते जो बैठे हुए हैं, वो सीबीआई वाले तोते दूसरे थे। ये दिन भर गुणगान करते हैं कि मेरे आका बस तुम ही हो। तो वो जो चल रहा था रात दिन, वो परिक्रमा, महिमा मंडन, भक्ति, और बाबा साहब अंबेडकर ने तो 25 नवंबर 1949 के अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में जिस बात को कहा था कि जो भक्ति है वो धर्म के मामले में कल्याण का माध्यम है, लेकिन राजनीति में व्यक्ति पूजा और भक्ति तानाशाही को पैदा करती है। यही इस देश में हो रहा है। एक व्यक्ति ट्रेन में जो सुरक्षा गार्ड है वो मोदी और योगी से देश चलेगा ये कहते हुए 4 लोगों को गोली मार देता है। इतना भयावह देश हो गया है कि आप सोच सकते हैं। यही हमारा भारत है जिसको हम देखते आ रहे हैं सालों से, दशकों से। क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ चल सकता है। बस आप थैंक यू मोदी बोलिए। आपको वो एक बूस्टर डोज मिल जाए तो थैंक यू मोदी, 5 किलो राशन मिल जाए तो थैंक यू मोदी। बस ये मत पूछिए कि साहब रोजगार कहाँ है, ये मत पूछिए कि अडानी साहब की ये संपत्ति कैसे बढ़ गई। जब देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, 81 करोड़ को तो आप लाइन में लगा करके राशन दे रहे हैं। उनको इतना अपमानित करना। मैं 5 किलो राशन को बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप जो उनका स्वाभिमान छलनी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि भले ही 1 रुपया आप दाम लगाइए, कम से कम उनको पता तो रहे कि हाँ मैं इसको खरीद रहा हूं। आप उनके स्वाभिमान को खत्म कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो किया, मुझे लगता है वो भले ही कुछ समझते हो। संतोष भारती जी का कहना है कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको भी किसी सांसद ने बताया। लेकिन इस देश का जो नागरिक है वो वहां अविश्वास, भी कोई कह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने कि यहां का करें चाहे ना करें, मई 2024 में इस देश के नागरिकों का, मतदाताओं का अविश्वास प्रस्ताव का सामना उनको करना है। और इसकी वो पर्ची भी नहीं देगा कि इस नियम के तहत होना चाहिए। वो सीधे वहां पर जाकर के मोहर लगाएगा कि हमारा विश्वास है कि अविश्वास है, और उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस पूरे जजमेंट को और इस पूरे प्रक्रिया को जो उनके ऊपर गुजरा, और यहां तक के मैं इसी रूप में देख रहा हूं कि देश अब एक करवट ले रहा है। वो जो भय था वो भय अब थोड़ा कम हो रहा है, और इसीलिए आपको इस तरह के कुछ सकारात्मक पहलू जो लोकतंत्र के पक्ष में, जो इस देश के संसदीय मूल्यों और परंपराओं के पक्ष में, और इस देश के नागरिक अधिकारों के पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ते। जी सिंह साहब। जी।